नमस्कार, एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। कारोबार जगत की बड़ी खबरें आपको हम बताएंगे अपने इस स्पेशल बुलेटिन बिजनेस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सराफा बाजार में आज यानी कि सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक आज सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 304 रुपये चढ़कर 59,320 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 44,490 रुपये हो गई है। आईबीजेए की वेबसाइट की माने तो चांदी की कीमत में आज भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब चांदी 262 रुपये महंगी होकर 72,115 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं इससे पहले गुरुवार को ये 71,853 रुपये पर थी। बता दें कि दिवाली तक सोने की कीमत 62,000 तक जाने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि त्योहारों पर सोने चांदी की बीच मांग बढ़ेगी। इसके चलते दिवाली तक सोना 62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 78 से 80,000 रुपये प्रति किलो तक जा सकती है। वहीं 2023 के अंत तक सोना 65,000 रुपये और चांदी 90,000 रुपये तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने जन्मदिन के मौके पर देश के लोगों को बड़ा तोहफा देते हुए विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। इस योजना का ऐलान 2023-2024 के केंद्रीय बजट में किया गया था और पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से इसे जल्द लॉन्च करने का वादा किया था। इसके बाद बीते महीने से ही इसे कैबिनेट की बैठक में मंजूरी भी दे दी गई थी। विश्वकर्मा योजना के तहत सरकार 13,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसके जरिए पारंपरिक कौशल वाले लोगों को मदद मिलेगी। आपको बता दें, पीएम विश्वकर्मा योजना के अनुसार लोहार, नाई और चर्मकार जैसे पारंपरिक कौशल रखने वाले लोगों को कई तरह से फायदा मिलने वाले हैं। योजना के तहत इन लोगों को पहले चरण में 1 लाख रुपए तक और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक का लोन महज 5% की रियायती ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा विश्वकर्मा योजना में कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता, उनमें सुधार और घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर लोगों की इन उत्पादों तक पहुंच के दायरे को बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन ने भारत में अपने वर्कफोर्स और इन्वेस्टमेंट को दोगुना करने की योजना बनाई है। देश में कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव वीली ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी को उनके 73वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिंक्डइन पर लिखा कि आपके नेतृत्व में भारत में फॉक्सकॉन तेजी से विकसित हुई है। हम भारत में रोजगार, एफडीआई और बिजनेस के साइज को दोगुना करने का लक्ष्य रखते हुए अगले साल आपको एक बड़ा जन्मदिन का उपहार देने के लिए और भी अधिक मेहनत करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फॉक्सकॉन के तमिलनाडु प्लांट में अभी 40,000 लोग काम करते हैं। वहीं पिछले साल रॉयटर्स ने बताया था कि अगले 2 सालों में फॉक्सकॉन 53,000 लोगों को नौकरी में रखने की योजना बना रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। रुपये के सीमित दायरे में कारोबार करने की वजह कच्चे तेल की कीमत में तेजी और अमेरिकी मुद्रा का मजबूत होना है। इसका सीधा असर अब रुपये के भाव पर पड़ रहा है। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज के मुताबिक डॉलर के मुकाबले रुपया 83.09 के स्तर पर खुला है और पिछले सत्र के मुकाबले इसमें 7 पैसे की बढ़त देखने को मिली है। शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपये में 83.13 का स्तर तक पहुंचा। शुक्रवार के सत्र में डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे गिरकर 83.16 पर बंद हुआ। बता दें कि दुनिया की 6 करेंसी के मुकाबले डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 105.27 अंक पर है। हालांकि यह 0.04% गिरकर 105.27 अंक पर कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल का बेंचमार्क ब्रेंडमार्क 0.40% बढ़कर $94.31 प्रति बैरल पर काम कर रहा है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि आज सोमवार को मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 173 अंक की गिरावट के साथ 67
माफ कीजिएगा 67,665 के स्तर पर खुला है। वह निफ्टी में भी 37 अंक की कमजोरी रही है और यह 20,155 के स्तर पर ओपन हुआ। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स 30 शेयरों में से 17 में गिरावट और 13 में तेजी देखने को मिल रही है। बता दें कि जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल के आईपीओ की आज लिस्टिंग हो गई है। आज बीएसई पर यह स्टॉक 960 रुपए के लेवल के साथ लिस्ट हुआ है। निवेशकों को लिस्टिंग पर 30% से ज्यादा का मुनाफा हुआ है। वही एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर यह शेयर 973 के लेवल के साथ लिस्ट हुए हैं और निवेशकों को 32.3% का मुनाफा हुआ है। वही पिछले कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि शुक्रवार को शेयर बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया था। सेंसेक्स ने कारोबार के दौरान 67,927 का स्तर हुआ था। निफ्टी भी 20,222 के स्तर तक पहुंच गया था। यूपीआई के जरिए डिजिटल भुगतान पर अब देशवासियों का भरोसा बढ़ता नजर आ रहा है। यूपीआई से लेन देन का आंकड़ा अगस्त में 10 अरब को पार कर गया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के आंकड़ों के अनुसार 30 अगस्त को यूपीआई लेन देन का आंकड़ा 10.24 अरब हो गया है। आपको बता दें कि इन लेन देन का मूल्य लगभग 15,18,456 करोड़ रुपए रहा है। जुलाई में यूपीआई लेन देन की संख्या 9.96 अरब थी, जबकि जून में यह 9.33 अरब थी। एनपीसीआई देश में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों का मुख्य संगठन है। गौरतलब है कि 35 से ज्यादा देश अब भारत की यूपीआई तकनीक को अपनाना चाहते हैं। वही जापान उन देशों में शामिल है जिन्होंने हाल ही में यूपीआई को अपनाने में रुचि व्यक्त की है। आपको बता दें कि साल 2016 से 17 में नोटबंदी के दौरान भारत सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया। साल 2016 में मोदी सरकार ने यूपीआई भीम लॉन्च किया था। नोटबंदी के बाद बड़े पैमाने पर लोगों ने डिजिटल भुगतान पर भरोसा किया। इंस्टेंट लोन देने वाले ऐप्स पर अब सरकार एक्शन की तैयारी में है। दरअसल केंद्र सरकार गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर मौजूद अवैध लोन ऐप्स पर नकेल कसने की योजना बना रही है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार को न्यूज एजेंसी एएनआई को यह जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर दोनों पर कई ऐसे ऐप्स हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय करते हैं। हम लोन एप्लीकेशन के लिए आए आवेदनों पर नजर रख रहे हैं। इसके अलावा हमने गूगल और एप्पल दोनों को एक एडवाइजरी भी जारी की है कि उन्हें असुरक्षित या गैर कानूनी ऐप इसको अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं शामिल करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि इंटरनेट सभी डिजिटल नागरिकों के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय हो। इसलिए लक्ष्य पर हम काम कर रहे हैं। इसके लिए हम जल्द आरबीआई के साथ बैठक करने की योजना बना रहे हैं। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक नई इंटरवेनिंग एप्लीकेशन सबमिट की गई है। इस एप्लीकेशन में एक नई एक्सपर्ट कमेटी का गठन करने का अनुरोध किया है। इसमें कहा गया है कि इस कमेटी में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाए जिनकी छवि बेदाग हो और जिनका अडानी हिंडनबर्ग मामले से किसी भी तरह का कोई लेन देन ना हो। बता दें कि पिटिशनर अनामिका जायसवाल ने अपने वकील रमेश कुमार मिश्रा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में यह एप्लीकेशन दायर किया है। इस एप्लीकेशन में कहा गया है कि मौजूदा कमेटी के सदस्यों के बीच हितों का टकराव है। इस एप्लीकेशन में मौजूदा एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर और भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष ओपी भट्ट की भागीदारी पर सवाल उठाए गए हैं। ओपी भट्ट वर्तमान में रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड कंपनी ग्रीनको के चेयरमैन है। एप्लीकेशन में कहा गया है कि भारत में अडानी की फैसिलिटीज को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ग्रीनको और अडानी ग्रुप मार्च 2012 से क्लोज पार्टनरशिप में है। हमारे इस खास बिजनेस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया।